हाँ, सॉल्व हो गया। हेलो सागर। यस सर। तो कल जो पढ़ाया था उसको कुछ देखा? यस सर, देखा था। समझ में आया कुछ? यस सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। चलिए, ठीक। इशिता, इशिता कल जो पढ़ाया था आपने दोबारा उसको देखा? सर कल क्लास नहीं करी थी मैंने, मैं देख लूंगी। चलिए, आप लेकिन आई तो थी सब क्लास में। नो सर, मैं नहीं आई थी कल क्लास में। अच्छा, चलिए, ठीक ठीक। तो कल हमने पढ़ाया था कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और हमने कुछ कस्टमर कंज्यूमर के टाइप बताए थे। जो बायर्स होता है, हमने उसके टाइप बताए थे। जो 4 तरह के बताए थे: कंज्यूमर, बायर, कस्टमर और इंस्टीट्यूशनल बायर। इनमें चारों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो आपके एग्जाम में होता है वो मेनली दो में डिफरेंस पूछा जाता है, दैट इज कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। नाउ अब आज हमें देखना है कि why we require to study of consumer behavior। हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। कारपोरेट का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, बिजनेस वर्ल्ड कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और बिजनेस चलता किससे है? कस्टमर या कंज्यूमर से। सो अगर you have to need increase or you want to grow, develop your business, so then you have to study your customer or consumer। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है या अपने बिजनेस को डेवलप करना है तो आपको कस्टमर या कंज्यूमर के बारे में जानना जरूरी है। तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो देखिए, व्हाई वी हैव टू रिक्वायर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो फर्स्ट, टू मेक बेटर स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। अगर आपका कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस अच्छा है, मतलब कि अगर आप अपने कस्टमर को जानते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसीज में आपने पढ़ा होगा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज। हर कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज और विजन, मिशन होते हैं। So if you know your customer better, then you can make better strategy. And if your strategies are better, then you can increase your profits। तो कस्टमर का एनालिसिस आपको, अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और अपनी स्ट्रेटजी को बेटर बनाना है, तो ये कस्टमर बिहेवियर का जरूरी होता है उसकी स्टडी करना। एंड द सेकेंड वन इज टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस। जब भी कोई भी मार्केटर होता है तो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज किस तरह से लॉन्च करता है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर। जो उसका कस्टमर या कंज्यूमर होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करता है। तो अगर उसने अपने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया है तो उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए हेल्थी है या कौन सी हाइजीन है, उसकी फिटनेस, उसके जिस पर उसका हार्म ना हो। आपने देखा हुआ कि जैसे कभी कभी जो ब्रांड होते हैं तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोकल बिजनेस होते हैं जो उस ब्रांड को कॉपी करते हैं और उसके बदले में वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि लोकल क्वालिटी, कम क्वालिटी का या कुछ ऐसा बेकार प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर या कंज्यूमर के हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। सो टू टेक इनटू कंसीडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस। अगर आप अपने कस्टमर का एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि उसके लिए क्या हेल्थी है, क्या हाइजीनिक है, और वो किस तरह से उस पर फिट बैठेगा वो। एंड
द नेक्स्ट वन इज नो द बाइंग डिसीजन एंड हाउ कंज्यूमर मेक कंजम्पशन। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप आज यहाँ अभी भी पढ़ेंगे और आगे जहाँ भी जाएंगे उसमें पूरा पढ़ेंगे। इसमें ये बाइंग डिसीजन जो है ना, ये इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। क्या? कि कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है और उसके लिए कैसे डिसीजन बनाता है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या क्या उसके दिमाग में चलता है। जैसे खरीदता कब है? जब उसको कोई इशू या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से मतलब यहाँ ये नहीं कि कोई वैसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब कि जब उसकी जैसे रिक्वायरमेंट या नीड होती है। मान लीजिए अगर उसको भूख लगी है तो उसकी रिक्वायरमेंट नीड क्या है? फूड। तो जब उसको फूड को पाने के लिए वो किस तरह से क्या डिसीजन लेता है कि अब उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड में उसको क्या क्या खाना चाहिए। उसको सिंपली चपाती या पल्स या राइस चाहिए, या फिर पिज्जा चाहिए, या फिर तो वो कैसे डिसीजन बनाता है इस पर डिपेंड करता है। एंड हाउ कस्टमर मेक कंजम्पशन, और जब वो डिसीजन बना ले रहा और प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, देन हाउ ही मेक कंज्यूम, वो उसको कैसे कंज्यूम करता है, ये एक बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पूरा कंज्यूमर बिहेवियर इन्हीं पर डिपेंड करता है। जैसे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब कि जो कस्टमर के, जिसको बोलते हैं आप लोग इंटरपर्सनल फैक्टर। तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स में, अब जैसे आपको कोई कपड़े वगैरह लेना है तो उसमें दो तरह के फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि द फर्स्ट वन इज योर इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या है? आपकी पर्सनालिटी, योर एटीट्यूड, योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग्स, योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब आपके इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि आप वो क्लॉथ नहीं लेना चाहेंगे जो आपकी बॉडी को सूट न करें। ठीक, इसी तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है? आपके जो कल्चर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, और बाकी बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो सब आपको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको ये देखना पड़ता है। अब जैसे मेल का क्लॉथ अलग है, फीमेल का क्लॉथ अलग है, तो दोनों का क्लॉथ अलग होता है। तो अब ये होता है कि जब अगर मेल या फीमेल को आपने ये फैशन जो होता है ना, फैशन कैसे होता है? जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी के हिसाब से फैशन हमेशा बदलता रहता है। क्यों? बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था क्या? कस्टमर बिहेवियर इज डायनेमिक। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो डायनेमिक होता है। करेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा, पीछे हमने इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कंज्यूमर बिहेवियर इज डायनेमिक। यहाँ पर देखें, कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक विच कीप्स चेंजिंग, कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो अब रेगुलर बदलता रहता है। जब रेगुलर बदलता रहेगा तो जो आपका फैशन है ये इसी वजह से है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। सो इस वजह से भी हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की जरूरत पड़ती है। नाउ कंसिस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस, इसमें क्या है कि आपके कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर आप कभी फूड की बात करते हैं तो अगर आपको डेली ही एक फूड खिलाया जाए तो आप बोर हो जाएंगे। आप बोर हो जाएंगे। आप खुद जब कॉलेज में जब भी कैंपस में आते हैं या आपके पास ड्रेस का फाउंडेशन नहीं है तो आप डेली ड्रेस चेंज करके आते हैं। अगर आप डेली सिंगल ड्रेस पहनेंगे तो फिर लोग आपको टोकने लगते हैं। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको डेली एक सिंपल फूड खिलाया जाए तो आप जब उससे बोर हो जाएंगे तो आपको कुछ दूसरा चाहिए, तो फिर आप दूसरी चीज खरीदते हैं। ये क्या है? आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होता है, फिर आपको दूसरी चीज मिलेगी। तो आपको जैसे जैसे चीजें आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपको कंज्यूमर बिहेवियर के हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती जाएगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर ऑलवेज चेंज, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो चीजें बदलती हैं तो हमें उसको एनालिसिस भी करना पड़ता है कि कब किसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो मार्केटर होता है उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करता है। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज नेसेसरी टू मेक प्राइसिंग पॉलिसीज एंड टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलियर्स। अब देखिए, हम ये दोनों पॉइंट एक साथ बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पास प्राइसिंग पॉलिसी है, अब अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो हम आपकी बात करते हैं, हम आपकी बात करेंगे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप जब लेने जाते हैं तो जब अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो क्या पूछते हैं? इसकी कीमत क्या है? व्हाट इज इट्स प्राइस? इसकी प्राइस क्या है? तो वो बताता है इतना।
then if your budget allow to purchase that particular project, then you go through for it, otherwise you reject it. अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है और आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज पसंद आती है, तब भी आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी मार्केटर क्या चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को कोई कस्टमर नेग्लेक्ट ना करे। वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखे कि मैक्सिमम लोगों तक उस प्रोडक्ट की रिचनेस हो सके, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीद सकें। क्यों? When your number of customers will be increased, your revenue will be also increased। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, वैसे ही आपके क्या है रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि कैसे हमें अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी वगैरह बढ़ानी पड़ती है। हमने कल इस पे बात किया था कि जो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। उसमें क्या था कि जो मार्केट शेयर होता है, मार्केट शेयर में क्या है कि किस प्रोडक्ट के कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो जब प्राइसिंग पॉलिसी रखी जाती है, तो इसमें प्राइसिंग पॉलिसी इंडिया में फिलहाल जो इंडिया का मार्केट है वो मोस्ट ऑफ द मार्केट प्राइस बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द मार्केट प्राइस बेस्ड है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज बिलोंग्स टू मिडिल लेवल इनकम ग्रुप। हमारे यहाँ मिडिल लेवल जो इनकम ग्रुप है उससे रिलेटेड है। अब जब अगर इससे रिलेटेड है तो जो ये ग्रुप है उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मन चाहा पैसा खर्च करते। तो आप कभी देखिएगा कि वो जो परचेजिंग करता है वो एवरेज प्राइस होता है, वो जो एवरेज प्राइस होता है ये उसके बजट में। अब जैसे आप मार्केट गए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड वेजिटेबल सेलर इज सेलिंग हिज वेजिटेबल्स, सब्जी विक्रेता है वो अपनी सब्जी बेच रहा है। अब वहां पर ही हैज टू टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, ही हैज टू टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही वेजिटेबल है सेम प्रोडक्ट का और उसको दो तरह की उसकी सब्जी है। कौन कौन सी? एक आलू है जो थोड़ा सा खराब है और एक आलू है जो अच्छा है। ठीक, अब उसके रेट में देखिएगा, रेट में क्या है कि जो थोड़ा सा हल्का सा डैमेज आलू है उसको वो बेचेगा 10 रुपए किलो। मीन्स द पोटैटो which is little bit damaged will be sold by ₹10 for kilogram per kilogram। ओके, एंड द अनदर वन इज जो कि थोड़ा अच्छा है उसको बेचेगा वो 20 रुपए प्रति किलो में। आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया हो तो इसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप को जो हमारी कंट्री में मोस्टली रिसाइड करती है उसकी थिंकिंग क्या है कि अगर मैं 2 किलो आलू इसमें ले, 20 रुपए में 1 किलो मिलेगा और यहाँ 20 रुपए में 2 किलो मिलेगा। अगर मैं 20 रुपए का 2 kg पोटैटो परचेज करता हूँ तो इट विल बी पॉसिबल दैट आई विल इफ रिमूव द डैमेज पोटैटो। अगर मैं उसमें से कुछ जो खराब या वैसे पोटैटो हैं मैं निकाल भी दूंगा तब भी मुझे उसमें से लगभग 1.5 किलो पोटैटो तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब कि उसको वो चीपर पड़ रहा है। वो वहां 20 रुपए में 1 किलो मिलता, यहाँ उसको 20 रुपए में अब ये 1.5 किलो मिल गया। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ प्राइस का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे यहाँ प्राइस का कॉन्सेप्ट इस तरह से रखा जाता है ताकि जो हमारा कस्टमर है वो दूर ना जा पाए हमसे। ही कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्राइस, उसको प्राइस से हम अलग नहीं रख सकते। तो हमारे यहाँ कई तरह की, अगर इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है। जैसे प्रॉफिट बेस्ड होती है, कॉस्ट बेस्ड होती है, आपकी कंपटीटर बेस्ड होती है, ऐसे कई प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती हैं। ठीक, कभी भी आप जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखेंगे तो ऐसे नहीं। अब देखिएगा, एक समय था, मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। एक टाइम था आज से लगभग 2014 के पहले, जब आपकी कॉल रेट जो एसटीडी कॉल थी वो लगभग 3.5-4 रुपए पर मिनट चलती थी, जबकि जियो नहीं आया था। जियो ने क्या किया, जियो ने आपको ऑल ओवर इंडिया फ्री कर दिया, ऑल ओवर इंडिया फ्री कर दिया। और उसने लगभग मेरे ख्याल से शायद पूरा 1 ईयर तक उसने फ्री सर्विसेज दी। कंपनियों ने, जो अदर प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जब इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने जब प्रॉब्लम फेस किया तो उन्होंने कहा, कोर्ट में केस इशू किया कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो जो अदर कॉम्पिटिटर हैं, जो
अदर कॉम्पिटिटर हैं उनको इससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और याद रखिएगा, ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके कंपनी लॉ और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर्स रूल होते हैं इसमें ऐसा होता है कि आप एथिकल बिहेवियर करना है, आपको एथिकल बिहेवियर करना है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे लोगों का नुकसान करें। ठीक, तो जब वो फ्री में दे रहा था तो वो हो सकता है कि और ज्यादा समय तक फ्री में दे सकता था, लेकिन कुछ कंपनियों के ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने अपने प्राइस रखे। तब भी उनका देखिए, इस समय भी जो प्राइस है, जो जियो का प्राइस है, वो जितने भी अदर कम्युनिकेटिंग मार्केट हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, उनसे कम ही है। तो द प्राइस ऑफ जियो नेटवर्क इज स्टिल लेस देन द अदर नेटवर्क कंपनीज। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट देखिए क्या निकला। इसका रिजल्ट ये है कि इस समय ऑल ओवर इंडिया में जो जियो का मार्केट शेयर है दैट इज 36% से ज्यादा है। आपका 36% से जियो का मार्केट कवरेज है केवल नेटवर्क के मामले में, जो कि इस समय जियो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और दूसरे नंबर पर जो कंपनी आती है एयरटेल, उसका दूसरे नंबर पर है और वो जस्ट इससे आधा है, लगभग 16 to 17% के आसपास। आप समझिए कि ये कंपनीज, तो ये कंपनीज हैं जो बहुत इनसे पहले, जियो से पहले आई थी। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब जियो से पहले की हैं, लेकिन ये उतना मार्केट शेयर नहीं बना पाए, अपने कस्टमर नहीं बना पाए जितना कि जियो ने पिछले 5-6 साल में बना लिया। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी पॉलिसी बहुत इम्पैक्ट करती है आपके कस्टमर बिहेवियर को। तो कस्टमर बिहेवियर या कस्टमर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलियर, अगर आप अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हैं तो क्या है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो फ्यूचर में उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब देखिए, जब जियो ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था फ्री में, तो अब सोचिएगा, जब क्योंकि उसको जो है जो स्पेक्ट्रम लेने होते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज उसमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसने कस्टमर्स को फ्री में प्रोवाइड किया। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने अपना पूरा जो एक्सपेंस किया था वो उसने रिकवर कर लिया। क्यों? क्योंकि इस समय वो मार्केट में नंबर 1 पर चल रहा है, उसके सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। उसने पहले एनालिसिस किया, क्योंकि अब चूंकि जब वो फ्री देने के बाद वो जानता है कि अगर मैं अदर कंपनी से कम प्राइस रखूंगा तो मैं फेल नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। तो उसने फ्री में पहले इसलिए दिया ताकि लोगों के पास उसका नेटवर्क हो जाए, उसके पास नेटवर्क हो जाए। देखिएगा किस तरह से उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, मार्केटिंग की। अब उसने जब पूरा कवरेज कर लिया मार्केट को, तब उसने उसके प्राइस डिसाइड कर लिए और कितना प्राइस रखा, दूसरों से थोड़ा कम रखा। तो अब जो कस्टमर है ना तो दूसरे में जा पाएगा और ना उसको छोड़ पाएगा, कस्टमर ना तो दूसरे नेटवर्क को एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही वो उसको छोड़ पाएगा। तो अब उसको क्या है, उसके पास मजबूरी है कि उसको उसके लिए पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या थी, कस्टमर की स्टडी अगर आपने अच्छे से की है तो आपका प्रोडक्ट फ्यूचर में फेल नहीं होगा। अगर आपकी कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर स्टडी अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट फ्यूचर में हमेशा सक्सेस की ओर जाएगा, फेल्योर के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, तो कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स हैं वो क्या क्या है। पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा डिसोनेंस रिड्यूसिंग, तीसरा वैरायटी सीकिंग। ये 3 मेन टाइप हैं आपके कंज्यूमर बिहेवियर के, जिसमें से डिसोनेंस रिड्यूसिंग के अंतर्गत एक और आता है दैट इज हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब कि आदत है आपकी। अब इसमें से जरा इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि बाइंग मोटिव। हम अभी बात कर रहे थे जब कल, तो हमने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होती है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वहां से चालू होती है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब कंपनी लॉन्च करती है तो जब तक उसकी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक उसको लॉन्च नहीं करती। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए कंपनी को क्या पता करना पड़ता है कि आप
आपका मेन मोटिव क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? मोटिव आप किस लिए खरीद रहे हैं? जैसे अब अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या खरीदेंगे? फूड, खाना। ठीक। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो फिर वैसे भूख तो देखिए आपकी सिंपल सा, यू कैन fulfill your hunger by taking simple food, either chapati or pulse or rice. But if you have power to paying, अगर आपके पास पे करने की पावर है तो फिर आप अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। एंड अगर आपकी उससे भी ज़्यादा पावर है, आप जो है आपकी जो नीड या वांट है, अगर उसके अंदर पे करने की आपकी क्षमता है तो आप 5 स्टार में भी जा सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, बाइंग मोटिव क्या है, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप क्यों ले रहे हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू DJ ड्यूकन, ये एक मार्केटिस्ट है या मैनेजमेंट गुरु आप कह सकते हैं। उन्होंने जो बाइंग मोटिव है उसकी डेफिनेशन दी है क्या? बाइंग मोटिव्स आर दोज इन्फ्लुएंसेस और कंसिडरेशंस which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the purchase of goods and services। बाइंग मोटिव क्या है? वो ऐसे फैक्टर या कंसिडरेशन जो आपको खरीदने के लिए आगे इंस्पायर करते हैं। ये बाइंग मोटिव क्या होता है? ये कुछ आपके ऐसे इन्फ्लुएंसेस या कंसिडरेशन होते हैं जो आपको खरीदने के लिए इंड्यूस का मतलब आपको आगे करना या प्रेरित करना या पुश करना, और डिटरमाइन चॉइस इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसमें चॉइसेस के आधार पर आपकी जो बाइंग मोटिव होती है वो तय होती है। जैसे जब आप शूज खरीदने जाते हैं, जब आप शूज खरीदने जाते हैं तो आपके पास मोटिव होता है शूज खरीदने के लिए। अब देखिए मोटिव किस क्या होता है, या तो आप स्पोर्ट्स शू खरीदेंगे, या तो आप फॉर्मल शू खरीदेंगे, या हो सकता है आप कैजुअल शू खरीदें, या हो सकता है आप रनिंग शू खरीदें। ये सब अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आपका मोटिव होगा कि हम इस तरह के शू खरीदें कि जो आपको स्पोर्ट्स में काम आए। या आप अगर जॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको हो सकता है कि आप रनिंग शूज खरीदें। अगर हो सकता है कि आप ऐसे कैजुअली, जो कैजुअल अगर क्लॉथिंग है आपकी पर्सनालिटी उस तरह की है तो आप हो सकता है कैजुअल शूज खरीदें। या अगर आप ऑफिस पर्सन है तो हो सकता है कि आप उसमें से जो है फिर क्या फॉर्मल शूज खरीदें। तो हर परचेजिंग के पीछे आपका बाइंग मोटिव है। जैसे वो आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके बहुत से ऐसे इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जिसके द्वारा आपका बाइंग मोटिव क्या होता है, बाइंग मोटिव इंस्पायर्ड होता है, वो उससे वो निकल के आता है। ठीक। तो ये हो गया आपका बाइंग मोटिव कि आप खरीदते क्या है, क्यों खरीदते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव देखिए किस तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा वो सारे फैक्टर गिवन। प्रोडक्ट एंड पैट्रोनाइज मोटिव। प्रोडक्ट मोटिव क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में हम ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें से केवल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्राइमरी मोटिव क्या और सेकेंडरी मोटिव। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपका उसके पीछे प्राइमरी मोटिव क्या है, मतलब कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है और वो उसको कितना फुलफिल कर रहा है, उसको कितना फुलफिल कर रहा है। सेकेंडरी मोटिव कि अगर उस प्रोडक्ट के जरिए आप कोई और दूसरा काम करना चाहते हैं, मतलब कि हो सकता है कि वो मिल जाए वो प्रोडक्ट तो आपका काम चलेगा, नहीं मिलेगा तब भी वो हो सकता है कि काम चल जाए आपका। तो इस तरह से इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मोटिव। जो आपके गुड्स जो लेते हैं गुड्स या सर्विसेज, उसका जो ऑब्जेक्ट आपका जो फुलफिल होता है। मान लीजिए जैसे आप सोप लेते हैं, सोप लेते हैं तो सोप का क्या है कि आप एक तो चाहते हैं कि जो आपका कलर फेयर हो, आप साफ फेयर हो जाए। दूसरा ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा सोप लेंगे तो उसमें से आपको जब बात करके उसको बाहर निकलेंगे तो फ्रेग्रेंस भी आएगी, फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। तो आप कभी कभी ऐसा सोप खरीदते हैं जो आपके इन दोनों को फुलफिल कर सकता है। प्राइमरी मोटिव तो आपका वो फेयर कलर है, सेकेंडरी मोटिव उसमें आपका वो जुड़ा हुआ है। ठीक।
तो इस तरह के जो प्रोडक्ट मोटिव होते हैं वो आपके कहलाएंगे बाइंग मोटिव ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा है आपका पैट्रोनेज मोटिव। पैट्रोनेज मीन्स होता है संरक्षण प्रणाली, संरक्षण, ठीक। तो आप देखिए पैट्रोनेज में क्या क्या आता है, प्राइस। कभी कभी अगर किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तब भी आप उसको परचेज कर लेते हैं, प्राइस कम होने पर आप उसको परचेज कर लेते हैं। क्वालिटी, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोकेशन, लोकेशन का मतलब है अगर कोई प्रोडक्ट इजिली आपको अवेलेबल है, ठीक। सर्विसेज, उसकी सर्विसेज किस तरह की है, मान लीजिए जैसे आप ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं ना, तो जितने भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं तो उसमें जो कस्टमर या कंज्यूमर होता है वो उसकी सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जरूर पूछता है, ठीक। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर लिया, एयर कंडीशनर लिया या टेलीविजन लिया, एलईडी वगैरह इस तरह से, तो उसमें आपकी वो सेल्स जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके बारे में आप जरूर इंक्वायरी करते हैं। वैरायटी, वैरायटी का मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो कितने तरह की, जैसे आप बिस्किट, आपका मोटिव क्या था, बिस्किट देना, अब बिस्किट में आपके पास वैरायटी क्या है, चॉकलेट है, क्रीम वाला है, इलायची वाला है, ऑरेंज फ्लेवर वाला है, और ऐसा बहुत ढेर सारे आपकी जो वैरायटी है आप उसमें से, तो आप लेने तो गए थे बिस्किट, लेकिन वहां पर इतनी वैरायटी देख करके हो सकता है आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। फिर पर्सनालिटी ऑफ द ऑनर, ये एक बहुत इंटरपर्सनल फैक्टर है। Personality of the owner is an interpersonal factor which affects the buying behavior of consumer, ठीक। नेक्स्ट है आपका इमोशनल एंड रेशनल मोटिव। इमोशनल एंड रेशनल मोटिव, इमोशनल में देखिए लव ऑफ अदर्स, ये क्या होता है, जैसे आपकी फैमिली, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर कजिन, जब शादी वगैरह होती है, हस्बैंड वाइफ, तो इनके बीच में कुछ इमोशंस होते हैं तो उसके लिए आप खरीदते हैं, तो वो होता है आपका इमोशनल मोटिव, ठीक। इसके बाद है आपका वैनिटी मोटिव। वैनिटी मतलब कि आपकी पर्सनालिटी जब थोड़ा सा एरोगेंट टाइप की होती है, ये इमोशंस हैं, याद रखिएगा, ये आपके इमोशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी शॉपिंग अलग अलग होती है। मतलब जैसे अपने मदर फादर के लिए खरीदते हैं तो अलग, जैसे टीचर्स डे आ रहा है तो टीचर्स के लिए परचेज करते हैं तो दैट इज डिफरेंट, एंड इफ यू आर परचेजिंग फॉर योर सिस्टर्स देन यू विल परचेज, बिहेवियर विल बी डिफरेंट। Similarly, if you are purchasing for yourself and you are a egoist person or you are a arrogant person, then your shopping behavior will be different. Vanity means होता है आपका घमंड। वैनिटी मीन्स वैसे तो उसका घमंड होता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के देखेंगे कि जो अपने आप को ज्यादा अच्छा शो करना चाहते हैं, तो अपने आप को ज्यादा अच्छा शो करना चाहते हैं उसके, जैसे हमारे क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जिनका ड्रेस कोड बिल्कुल अलग ही होता है, ठीक है ना, तो उनकी शॉपिंग भी अलग होती है। फिर रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल मोटिव। अब रिक्रिएशनल क्या होता है, रिक्रिएशनल आपका वो होता है मतलब कि जो एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल मीन्स होता है एंटरटेनमेंट। जैसे आप देखें तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं या कहीं पार्टी वगैरह होती है तो उसमें कुछ अलग तरह के लोग जो कपड़े पहनते हैं, तो वो होता है आपका रिक्रिएशनल मोटिव, जिसमें से आपको क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट होता है, जैसे जोकर वाले कपड़े देखे ना तो वो थोड़ा अलग ही दिखते हैं। फिर एक होता है एमुलेट मोटिव, याद रखिए ये सब इमोशनल है। एमुलेट का मतलब होता है आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को फॉलो, आपको कोई पर्सन, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी अच्छा लगता है, आपके कोई आइडियल हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि जैसा वो करते हैं वैसे ही आप भी उसी को फॉलो करें, ठीक। ये हो गया आपका इम्यूलेटिव मोटिव। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मोटिव, जो आपकी सुविधा या आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो, तो उस तरह के भी मोटिव आपके शॉपिंग पे हो सकते हैं। रेशनल मोटिव, रेशनल मोटिव ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉनेटरी गेन, आपको कभी कभी अगर कुछ मनी के टर्म में कुछ फायदा होता है तो इफिशियंसी इन ऑपरेशन, मतलब को आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ उसको यूज करना कितना आसान है, उसको यूज करना कितना आसान है इस बात पर भी डिपेंड करता है। डिपेंडेबिलिटी,
आप किसी प्रोडक्ट पर या किसी पर्सन पर कितना डिपेंड है, इस पर भी। ठीक, तो ये क्या है, ये सारे हमारे बाइंग मोटिव्स हैं। ये हमारे बाइंग मोटिव्स हैं जो हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक, फिर अगला है आपका इनहेरेंट एंड लर्न मोटिव। इनहेरेंट मतलब कि होता है आपके जो फैमिली, आपके मदर फादर, उससे जो रिलेटेड होता है। इनहेरेंट मोटिव आर दोज which come from psychological and basic needs such as hunger, thirst, sleep, etc. If these motives are not satisfied, then consumer feels dissatisfied and feels mental tension. इनहेरेंट का मतलब होता है जो नॉर्मल सारी चीजें होती हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आप घर परिवार में होते हैं, खाना बना, आपको अच्छा खाना है, अच्छे से सो गए, अच्छा पहना, ये सब आपकी जो नॉर्मल आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मोटिव होते हैं। जैसे अगर आपको खाना ना मिले, आपको भूख लगी है और खाना ना मिले, देन यू विल बी इन टेंशन, यू फील टेंशन। तो इस तरह के जो मोटिव होते हैं वो कहलाते हैं, आप याद रखिएगा, जो ये चीजें हैं ये बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इसका मार्केटर्स लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको हम और आगे बताएंगे कि उसकी कुछ थ्योरी है। ये बिहेवियर आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि इसको मार्केटर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसके एग्जाम्पल्स आप ही से फिर इसको पूछेंगे। Now, learned motive. Learned motive are those which are learned or acquired by a person from environment and education like social status, acceptance, fear, security, etc. Learned motive. Learned motive का मतलब होता है जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। Learned motives are those motives which are experienced by individuals. मान लीजिए आपने कुछ एजुकेशन किया, आपकी एजुकेशन जैसे अभी आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, फिर पीजी हो जाएंगे, ठीक, तो आप देखिएगा जो आपका बिहेवियर है और वही जो एक इलिटरेट पर्सन है, दोनों के बिहेवियर में अलग होगा, दोनों का परचेजिंग बिहेवियर भी अलग होगा। इसी तरह से अगर कोई एक मिडिल क्लास वाला है और एक हाई क्लास, मतलब कि एक की इनकम 20,000 पर मंथ है और एक की इनकम अगर मान लीजिए कि 2 लाख पर मंथ है, तो दोनों के शॉपिंग बिहेवियर में डिफरेंस होगा। किसी के साथ उसका सोशल स्टेटस, उसका जॉब, ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक बात हम इस पे और ऐड करना चाहेंगे, एक होता है रेफरेंस ग्रुप, जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, तो जैसे आपके फ्रेंड्स में किसी को अगर कोई बहुत अच्छा दिखता है तो आप उसको फॉलो करते हैं या उससे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, कहाँ से परचेज किया, इससे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सब आपके क्या है, एक्सपीरियंस मोटिव या लर्न मोटिव के अंतर्गत आते हैं, जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल एंड सोशल बाइंग मोटिव। साइकोलॉजिकल इन सोशल बाइंग मोटिव्स। अब इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स आर दोज व्हिच आर ड्राइवन बाय लर्निंग, परसेप्शन और एटीट्यूड, एंड सोशल बाइंग मोटिव्स आर दोज व्हिच आर इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इन व्हिच द कंज्यूमर्स लाइफ। अब अगर हम यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल मोटिव्स की बात करते हैं, जो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, ये आपके इंटरपर्सनल मोटिव्स भी होते हैं। इंटरपर्सनल मीन्स psychological motives are also comes the interpersonal factors which affects the customer or consumer behavior। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो आपके इंटरपर्सनल फैक्टर्स है। जैसे आपकी पर्सनालिटी, अब एक कोई दुबला पतला बंदा है और एक मोटा बंदा है, ठीक, अब यहाँ पर हम पर्सनालिटी की अगर बात करते हैं तो केवल फिजिक ही नहीं, फिजिक के साथ साथ आपका बिहेवियर भी यहाँ पर होता है। बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। ओके, तो आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम थोड़ा सा ऐसा देखते हैं, मान लीजिए कोई बहुत ही एक ब्लैक पर्सन है, कोई एक बहुत ही ब्लैक पर्सन है और वो पूरा ब्लैक ड्रेस पहने हैं, पूरा वो ब्लैक ड्रेस पहने हैं, तो जब लोग उसको देखेंगे तो कुछ अजीब सी फील नहीं करते हैं, अजीब से फिर उसके बारे में लोग कमेंट करते हैं। तो उसने क्या सोच करके ऐसा खरीदा होगा ये तो वही जानता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लर्निंग, परसेप्शन और एटीट्यूड, ये उसके इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी कस्टमर या कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, नाउ सोशल फैक्टर्स। अब यहाँ पर जैसे लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ये आपके इसकी कुछ थ्योरीज भी हैं, वो भी हम देखेंगे फिर बाद में, अगर आपके सिलेबस में होगा तो। नाउ
सोशल बाइंग मोटिव, सोशल बाइंग मोटिव जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर, वो आपके कहलाते हैं सोशल बाइंग मोटिव। जैसे आप अगर देखें तो साउथ में जो ट्रेडिशन है क्लॉथ का वो थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्थ में पर्सन रहते हैं उनसे। हमारे यहाँ आप अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं वैसे होता है तो हमारे यहाँ पैंट और शर्ट पहना जाता है, या कभी हुआ तो कुर्ता और पजामा, कुर्ता और पजामा पहन लेते हैं। बट व्हेन यू गो इन द साउथ स्टेट्स देन देयर द कल्चर इज डिफरेंट, वहाँ का कल्चर डिफरेंस है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फेस्टिवल्स में वहाँ के ट्रेडिशन में वो लोग अलग तरह का वो ड्रेस होता है उनका। सिमिलरली व्हेन यू विल गो इन द केरला साइड तो द ड्रेसिंग कोड इज डिफरेंट। तो ये कल्चर और सोसाइटी भी आपको इन्फ्लुएंस करती है आपके बाइंग बिहेवियर को। जैसे आप साउथ में चले जाएंगे ना तो वहाँ पर जब आप जो यहाँ के खाना का डिमांड, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी की डिमांड करेंगे तो तुरंत वो लोग समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ इंडियन है, ठीक। लेकिन जब यहाँ आएंगे अगर आप रेगुलर जो साउथ इंडियन फूड है खाते हैं तो वो समझ जाएंगे साउथ इंडियन है। अगर आप ओकेजनली लेते हैं तो फिर वो यहाँ के लोग ये नहीं जल्दी समझेंगे कि ये साउथ इंडियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडिया में जो नॉर्मली चीज चलती है यहाँ पर ओकेजनली चलती है। ये क्या है? ये हमारी सोसाइटी के अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको सब ये फील करते हैं। ये आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपको परचेज करने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो इस समय फूड में या क्लॉथिंग वगैरह में हम लोग कितना चेंज हो चुका है, क्योंकि कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट हैज बीन चेंज रेगुलरली। ये रेगुलरली चेंज होता रहता है। आज से कुछ साल पहले ऐसे बहुत से फूड आइटम्स हैं, 20-25 साल पहले देखा था पिज्ज़ा बर्गर, ये जो चाउमीन और मोमोज ये सब आते हैं, ये हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आईबीई में हमने पढ़ा ना ग्लोबलाइजेशन, तो हमारे पास क्या है, अदर कंट्री से अदर स्टेट से हर जगह से लोग आते हैं तो उनके कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर पहले देखा जाए तो हमारे यहाँ के कल्चर में जैसे ड्रेसिंग कोड क्या था, ड्रेसिंग कोड क्या था, फीमेल सिंपल धोती कुर्ता, आइदर कुर्ता पजामा। लेकिन हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे तो हमारे यहाँ का कल्चर क्या है कि अब हम लोग भी पैंट शर्ट पहनने लगे और उसी को हमने अपना कल्चर बना लिया है। इसमें एक जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है कल्चर एंड सब कल्चर, कल्चर और सब कल्चर कैसे कस्टमर कंज्यूमर को अफेक्ट करता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कल्चर, सोसाइटी या सोशल, ये सब आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। तो ये सारा सब कुछ आपका कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हो गया। अब तो ये एक थोड़ा ओवरव्यू था जिसमें से हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा, लेट अस सी व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। सभी लोग अपना नाम प्लीज उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखें प्लीज। हाँ, अब देखिए, हाँ आ तो गया। अगला ही चैप्टर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम थोड़ा सा अभी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे, इसका नेचर और फैक्टर्स अब हम लोग बाद में ये देख के लिखे हैं सारे। कंज्यूमर परसेप्शन, एटीट्यूड, चेंजेस इन एटीट्यूड, कंज्यूमर मोटिवेशन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सभी लोग प्लीज़ अपना नाम लिख दीजिए, अगर लिख दिया हो तो कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ तक जो हमने बताया है किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।